हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन सिविल्स गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रीलिम्स बूस्टर 2022 में। ये विजन आईएएस का न्यूज़ टुडे है दोस्तों, जिसे हम समराइज़ करते हैं। वह एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करें हम आज 16-17 फरवरी 2022 की। 16-17 फरवरी यानी कल नहीं आया था, आज ही दोनों को मिक्स करके एक न्यूज़ बनाया गया। तो पहला न्यूज़ है इसी के रिगार्डिंग दोस्तों कि यूनियन मिनिस्टर जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने सीड प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सीड प्रोग्राम को लॉन्च किया मतलब स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, उसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो डीएनटीज का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए सीड स्कीम को लाया गया है मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा दोस्तों। ठीक है, ये एक ऐसी स्कीम है जो डी नोटिफाइड, डी से बात है डी नोटिफाइड, एन से मतलब है नॉमेडिक और एस से मतलब है सेमी नॉमेडिक। तो सेमी नॉमेडिक कम्युनिटीज़ को यानी डीएनटी, एनटी, एसएनटी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए इस एक स्कीम को लाया गया दोस्तों। इस स्कीम्स के 4 कंपोनेंट हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम। फर्स्ट वन इज एजुकेशनल एम्पावरमेंट। पहला जो है कि एजुकेशनल को भैया एम्पावर करो। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा है लिवलीहुड टू सपोर्ट इनकम जनरेशंस। और चौथा है हाउसिंग। हाउसिंग अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। लिवलीहुड अंदर कि भैया इनका जो इनकम सपोर्ट है उसको जनरेट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में हेल्थ इंश्योरेंस को कवरेज करना इसका कंपोनेंट्स का पार्ट है दोस्तों। और इसका 2021-22 के शुरुआत में 200 करोड़ रुपए का बजट, कितना 200 करोड़ रुपीज़ का बजट इस स्कीम के लिए दोस्तों लॉन्च किया गया था। और 5 साल का टाइम स्केल था इसका, 2021 से लेके 2026 तक 5 साल के यानी कि 5 ईयर्स के टाइम स्केल पर स्कीम को रखा गया। और इसका टोटल काम वही है कि वेलफेयर बोर्ड फॉर डीएनटीज, एसएनटीज एंड एनटीज, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स, तो उसके डेवलपमेंट और वेलफेयर बोर्ड को एस्टेब्लिश करना एंड इम्प्लीमेंट करना। दिस इज द वे टू दिस स्कीम दैट इज कॉल्ड सीड स्कीम, दैट इज कॉल्ड सीड स्कीम। अब बात करें डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं। वो ट्राइब्स दोस्तों जो बोर्न कम्युनिकल यानी कि जब पैदा होती है उन्हें क्रिमिनल्स का एक टैग मिल जाता है, यानी कि बोर्न क्रिमिनल्स होती हैं अंडर द कॉलोनियल एरा, यानी कि कॉलोनियल टाइम का, इंपीरियल टाइम का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंदर में। यानी वो ट्राइब्स जो क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट सीटीए एक्ट 1871 के अंडर बोर्न क्रिमिनल्स कहलाती हैं, वो कहलाती हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ठीक है। वहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, सीटीए जो था यानी कि 1871 में आया, सीटीए इज कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इसको रिपील कर दिया गया यानी कि खत्म कर दिया गया। एंड दीज कम्युनिटीज वर नोटिफाइड, उसके बाद ही कम्युनिटीज नोटिफाइड हो गई और इसको हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 के द्वारा रिप्लेस किया गया था। तो सीटीए एक्ट 1871 रिप्लेस बाय हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952। कुछ और अदर स्टेप्स थे जो डीएनटीज के लिए गए दोस्तों। जैसे एक 2008 में रेनके कमीशन सेटअप किया गया और 2015 में एक नया में नेशनल कमीशन इन 2015 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री भीकू रामजी दाते, इनके द्वारा 2015 में एक नेशनल कमीशन सेटअप किया गया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नोमैड्स एंड सेमी नोमैड्स क्या होते हैं। तो नोमैड्स क्या होते हैं दोस्तों, दीज आर अप्लाइड द सोशल ग्रुप्स हु अंडरटुक फेयरली फ्रीक्वेंट यूजुअली सीजनल फिजिकली मूवमेंट एज पार्ट ऑफ देयर लिवलीहुड स्ट्रेटजी टू द रिसेंट पास्ट, यानी कि पिछले कई सालों से, रिसेंट पास्ट से वो टाइप्स जो घूम कर अपने जीवन यापन करते हैं, फिजिकली मूवमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती हैं, नोमैड्स एंड सेमी नोमैड्स ट्राइब्स कहलाती हैं। उन सोशल ग्रुप्स पे अप्लाई होता है जो अपने लिवलीहुड के लिए घूमना पसंद करते हैं दोस्तों, मतलब घूमना पसंद नहीं करते, वो घूमना पड़ता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है दोस्तों एक स्कीम है एडल्ट एजुकेशन के लिए। एडल्ट एजुकेशन के लिए स्कीम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम दोस्तों। तो दोस्तों इस स्कीम के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, जितने भी एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। एंड इट इज इंक्लूड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि एफएलएन को भी इसमें
कवर किया जाएगा। और भी थोड़े कंपोनेंट्स इसमें, दीज आर नेसेसरी फॉर सिटीजन्स ऑफ 21 सेंचुरीज। विच वन आर? नंबर एक, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक एजुकेशन and continuing education. These are factors are included in this scheme. Now talking about this schemes is aligned with National Education Policy 2020. तो NEP 2020 के साथ इसको अलाइन किया गया है, जिसका पर्पस था एजुकेशन फॉर ऑल। दीज टर्म्स आर रिप्लेस बाई these terms will be used in place of adult education, यानी adult education replaced by education for all by the National Education Policy 2020. Now we are talking about launch year of this scheme. तो this scheme launch for financial year 2022 से 27, यानी कि 2022 से 27 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें FLN कैटेगरी को, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाले कैटेगरी में 5 करोड़ लर्नर्स के लिए और 1 करोड़ जो पर ईयर है वो ऑनलाइन टीचिंग आउटलेट्स के अंदर इसमें कवर किए जाएंगे। इतना टारगेट इसमें रखा गया। क्या की फीचर्स हैं? अब FLN की बात करें। FLN जो है इट विल बी इम्पार्टेड टू ऑल नॉन लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड एबव। ये सारे उन लोगों के लिए है जो 15 साल के हैं और उनसे एबव हैं। और प्रायोरिटीज एरिया हैं इसके, गर्ल्स एरिया है, विमेंस को है, SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड पर्सन विद स्पेशल नीड्स, दैट इज कॉल्ड दिव्यांगजन, मार्जिनलाइज, नोमैडिक, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लेबरर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दीज आर प्रायोरिटीज एरिया ऑफ दिस स्कीम। फोकस एरिया क्या है इस स्कीम का कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट विद लिटरेसी रेट्स लेस देन नेशनल स्टेट एवरेज, उन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अप्लाई किया जाएगा। और जहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट्स लेस देन 60% है, वहाँ पर भी इस स्कीम को क्या है लागू किया जाएगा। दोस्तों इसका जो इस समय बजट है वो क्या है 1037 करोड़ रुपये, 1037.90 करोड़ रुपये, जिसमें सेंटर का है 700 करोड़ रुपये और 337 करोड़ रुपये किसका है, स्टेट का शेयर है। दोस्तों नीड क्यों पड़ी इस स्कीम की? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इवन आफ्टर साक्षर भारत प्रोग्राम 2009-10 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2017-18 तक के लिए। इसमें एस्टिमेट किया गया था कि हम 18.12 करोड़ 18.12 करोड़ एडल्ट और स्टेट नॉन लिटरेट लोग हैं उनके लिए कवर करेंगे, उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसलिए इस स्कीम की जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दोस्तों ये जियो स्पेशल डेटा की 1 साल कंप्लीट हो चुका है, इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई जा रही है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद जियो स्पेशल डेटा की ये पहली एनिवर्सरी है और गवर्नमेंट ने इसको जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स में मैपिंग के लिए वगैरह वगैरह के लिए जो 6 लाख विलेज हैं वहाँ पर मैपिंग और लैंड्स वगैरह के लिए जो रिकॉर्ड्स रखने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था। अब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है क्या? ये एक ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है रेंज ऑफ मॉडर्न टूल्स, जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग द जियोग्राफिक मैपिंग एंड एनालिसिस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन सोसाइटीज। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी आर टॉकिंग अबाउट जियोग्राफिक मैपिंग एंड एनालिसिस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन सोसाइटीज। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट इसके जो टाइप्स हैं वो क्या है? तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैव डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग यूज इन इमेजरी, यानी इमेज लेता है, एंड इट कलेक्टेड डेटा फ्रॉम स्पेस और एयरबोर्न कैमराज। एयरबोर्न कैमराज लाइक ड्रोन से जो कैमरे यूज होते हैं उनसे ये इमेज और डेटा कलेक्ट करता है। दूसरा होता है GIS, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर टूल के थ्रू मैपिंग करता है और उस डेटा को एनालाइज करता है। दोस्तों तीसरा है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि एक नेविगेशन है आपके लिए, सैटेलाइट के थ्रू ये नेविगेशन बताता है, आपको एक तरीके से रास्ता बताता है, पाथ फाइंडर है। दोस्तों दूसरा इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजीज लाइक गूगल अर्थ। इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हो, आप उसको मैप बनाते हो, डेटा बनाते हो और उस इमेजेस को, उस डेटा एनालाइज करने के बाद डेटा को स्टोर करते हो और एक लैंडस्लाइड तरीके से पूरा मैप निकल के आता है। दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज। अब इसके गाइडलाइंस क्या हैं? गाइडलाइंस हैं जो 2021 में रिलीज़ किए गए थे लास्ट ईयर। गवर्नमेंट इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी एंड द
इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी, दैट इज कॉल्ड सातनाम पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने इसको प्रोसेस कर दिया और फाइनलाइज कर दिया है और ये ड्राफ्ट की फॉर्म में कंप्लीट है दोस्तों। अब एप्लीकेशन समझो, मेट्रोलॉजी में इसका यूज़ हो सकता है, दूसरा एग्रीकल्चर में, वेजिटेशन को असेस करना है, हेल्थ केयर में, जितने भी एपिडेमिक आउटब्रेक्स एरियाज हैं उनको मॉनिटर करना है, फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट फायर्स वगैरह को डिटैच करना है, डिफॉरेस्टेशन है, लार्ज स्केल वाइल्ड फायर्स को रोकना है। तो बहुत बड़ा यूज है इसका जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का। ट्रांसपोर्टेशन में यानी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना और वहाँ पर रूट मेकिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, अराइवल्स के लिए। तो दीज आर एप्लीकेशन ऑफ द जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। व्हाट इज इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसीज? मिनिस्ट्री ऑफ एनआरई की बात करते हैं, दैट इज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसने हाईलाइट किया है कि इंडिया करंटली कंसीडर्स सोलर वेस्ट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड डज नॉट अकाउंट फॉर इट सेपरेटली। दीज बात कर रहे हैं कौन? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर वेस्ट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो जनरेट होता है दोस्तों सोलर पैनल्स के डिस्कार्डेड के द्वारा। डिस्कार्डेड बाय सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिक सोलर वेस्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ग्लोबल फोटोवोल्टिक वेस्ट जो है इट विल टच 78 मिलियन टन बाई 2050, यानी कि वो 2050 तक इसका जो वेस्ट है 78 मिलियन टच को छू जाएगा। ठीक है। वहीं इंडिया की बात करें तो टॉप 5 फोटोवोल्टिक वेस्ट क्रिएटर्स में इंडिया शामिल हो जाएगा। अगर हम बात करें वैल्यू के टर्म में तो अगर करें इट इज़ रिकवर्ड मटेरियल काउंट इट एक्सीड $15 बिलियन बाई 2050। करीब 2050 तक ये $15 बिलियन को छू जाएगा। अब सोलर वेस्ट इन इंडिया में क्या सिनेरियो है समझो। सोलर पैनल जो हैं इट हैव एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स, इनका करीब 25 साल तक इनका लाइफ होता है। और इंडिया का जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इट हैव टुक ऑफ इन 2010। मोस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड सिस्टम आर इन देयर कैलेंडर लाइफ साइकिल्स, सो इट इज़ अनलाइकली टू जनरेट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर वेस्ट। यानी कि मान के चलो 2010 में बहुत सारे पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं तो 2035 तक आते आते क्या हो जाएगा, इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में सोलर वेस्ट जनरेट हो जाएगा। दूसरा है मॉड्यूल ऑल्सो गेट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन एंड ड्यूरिंग प्लांट ऑपरेशंस। तो जो मॉड्यूल हैं वो बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो या इंस्टॉल करते हो या प्लांट जो ऑपरेट करते हो उसके दौरान। मेजर्स क्या है अगर इससे बचना है, सस्टेनेबल लाइफ चाहिए तो एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर फोटोवोल्टिक पैनल्स, तो उसकी है उसको सस्टेन करो। वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करो। इन्वायरमेंटल डिस्पोजल और उसकी रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है सोलर वेस्ट की वो शुरू करो। परचेज करना पावर को इस तरीके से, और लैंड फिल्स एज सोलर उसको बैन करना चाहिए जो हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो बैन ऑन लैंड फिल्स एज सोलर वेस्ट, जैसे कि लैंड फिल्स का मतलब है कि आप इस सोलर वेस्ट को ज़मीन में गाड़ देते हो, उसको बैन करना। ये फ्यूचर में भाई सस्टेन नहीं है, फ्यूचर में कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है। बहुत सारी कंट्रीज़ क्या प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं उनसे सीखने के लिए हमें ज़रूरत है। सो नीड फॉर चेंज ऑन अदर कंट्रीज एंड प्रैक्टिसिंग इन अदर कंट्रीज लाइक दैट। यूरोपीय यूनियन ने पीवी स्पेसिफिक वेस्ट रेगुलेशन को अडॉप्ट किया है। वहीं ईपीआर टेक्नोलॉजीज को वॉशिंगटन एंड कैलिफोर्निया ने भी अडॉप्ट कर लिया है। जापान एंड साउथ कोरिया ने डेडिकेटेड लेजिस्लेशन टू एड्रेस द पीवी वेस्ट प्रॉब्लम्स को शुरू कर दिया है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो अदर कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं आई होप सो हमें भी करनी चाहिए, इंडिया को करना चाहिए। अब बात करते हैं फर्स्ट वुमेन। थोड़ा अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। पहली महिला जो है जो HIV से संक्रमित थी उसको क्योर्ड कर दिया है। मतलब क्योर्ड का मतलब है कि उसका उपचार हो गया है, उसको ट्रीटमेंट मिल चुका है और उसको डायग्नोज करके उसको सही कर दिया गया है। किसके द्वारा? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड SCT। स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट करके फर्स्ट वुमेन इट हैज़ बीन रिपोर्टेड क्योर्ड ऑफ HIV। ठीक है। अब बात करते हैं, ये एक US पेशेंट हैं। तो US की एक महिला है, पहली वुमेन बनी है। US पेशेंट बिकम द फर्स्ट वुमेन, और ये नंबर वाइज तीसरा पर्सन है। पहली महिला है, बाकी का नंबर में तीसरी पर्सन है। टू डेट इट इज़ क्योर्ड ऑफ HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से इन्हें क्योर कर दिया गया है। कब? SCT प्लांट करके दोस्तों, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके इनको क्योर कर दिया गया है।
जो कि नेचुरली रेजिस्टेंस थी एड्स के वायरस से। HIV क्या है? HIV एक वायरस है जो आपके इम्यून सिस्टम को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है और उसको डैमेज कर देता है, दैट इज कॉल्ड HIV। और HIV को ट्रीट नहीं कर सकता, उनको दवा, उसको क्योर नहीं किया सकता, उसको मेडिसिन से मतलब बढ़ाया जा सकता है, एनहेंस कर सकता है, बट उसको क्योर नहीं कर सकता। और इसके बाद ये लीड्स करता है एड्स को लीड्स करता है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स को। अब SCT को यानी कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, यानी कि बोन मैरो से ही हेल्दी स्टेम सेल्स को उठाकर डैमेज स्टेम सेल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड SCT। अब कितने तरह के SCT होते हैं? ये 2 तरह के SCT हैं दोस्तों, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन होता है और एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन होता है। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन में क्या यूज होता है? ये पेशेंट्स का खुद का स्टेम सेल होता है, यानी कि पेशेंट्स ओन स्टेम सेल, इट सेल्स आर रिमूव ट्रीटेड एंड रिटर्न टू हिज और ओन बॉडी आफ्टर ए कंडीशनिंग रिजीमेन। उसके बाद क्या होता है? ऑटो में खुद का स्टेम सेल्स यूज होता है, वहीं एलोजेनिक में किसी दूसरे, इट कम्स फ्रॉम अनदर पर्सन दैट कॉल्ड डोनर, वहाँ से आता है और उसको ये ट्रीट करता है, उसको रिप्लेस करता है, दैट इज एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल क्या है? इसे स्पेशल ह्यूमन सेल दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स सच एज मसल सेल्स, ब्लड सेल्स एंड ब्रेन सेल्स। तो स्टेम सेल्स एक स्पेशल सेल हैं जो बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे डेवलप्स में बहुत सारे सेल्स का डेवलपमेंट करते हैं। दे आर अनस्पेशलाइज सो दे कैन नॉट टू स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। तो ये कितने 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल और इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, दैट इज कॉल्ड IPC सेल्स। जो IPC सेल हैं स्टेम सेल्स दैट साइंटिस्ट मेक इन लेबोरेटरी। जो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बनाते हैं। और एडल्ट स्टेम सेल्स को क्या होता है? ये सप्लाई होती है न्यू सेल्स की किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो ग्रो करते हैं एंड रिप्लेस करता है जहाँ डैमेज है वहाँ पर। एम्ब्रियो क्या है? सप्लाई न्यू सेल्स फॉर एन एम्ब्रियो एज इट ग्रोज एंड डेवलप इनटू ए बेबी। एक बेबी में डेवलप करते हैं, वो कहलाते हैं एम्ब्रियो सेल्स दोस्तों। ये पूरा प्रोसीजर आप समझ सकते हैं कि एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, डोनर से पेशेंट में इस तरीके से ये ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया अपॉइंट्स फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, यानी इंडिया ने पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये 26/11 अटैक के बाद जब 2018 में हुआ 26/11 टेरर अटैक हुआ, उसके बाद NMSC यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को बढ़ाने की मांग बढ़ गई। ये पार्ट बन गया उसके बाद से 2008 के बाद से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का पार्ट बन गया। और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता है किसको? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, जो NS है हमारे अजीत डोभाल, उनको रिपोर्ट करता है। तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है एक लॉन्ग पेंडिंग रिक्वायरमेंट थी कारगिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से, ये तब से रिकमेंड किया गया था, तो लंबे समय से ये पेंडिंग में चला आ रहा था। इसका रोल क्या है? ये एक प्रिंसिपल एडवाइजर होगा जो गवर्नमेंट के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन्स में दोस्तों, मैरीटाइम स्कॉल से जितने भी समुद्र और सी से रिलेटेड एलाइज हैं, और एक कोऑर्डिनेट करेगा इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ विच आर इन्वॉल्व इन कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटीज एंड 13 कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो 13 कोस्टल और स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा। इसको नीड क्यों पड़ी? इसको सिक्योर इंडिया मैरीटाइम डोमेन की नीड क्यों पड़ी? इंडिया हैज सफर्ड फ्रॉम सी ब्लाइंडनेस, इंडिया कहीं ना कहीं सी ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है। आप देख रहे हो लास्ट टाइम से देख रहे हैं, ये अप्रिशिएट द सेंट्रल रोल एंड ओशियन एंड नेवल पावर प्ले ओवर सेंचुरीज विद ओवर 7,000 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन्स, ओवर 2 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ EEZ, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसके लिए इंडिया को नीड पड़ी कि इंडिया बहुत टाइम से सी ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है, और 70% इंडिया का जो क्रूड ऑयल आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वाइटल, जो आता है 70% इंडियन ट्रेड जो है सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू आता है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट होता है। एंड चाइना जो है सी बेस्ड सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की तरफ मूव कर रहा है। सो इट इज़ ए नीड फॉर इंडिया टू पेनिट्रेट इनटू द इंडियन ओशियन थ्रू Pakistan and Myanmar. Sorry, China is penetrating into the Indian Ocean through Pakistan and Myanmar. So India is a need of maritime domain. India is a need of national security for maritime. और बहुत सारे मेजर्स हैं, क्या क्या हैं ये मेजर्स हैं दोस्तों? सागर प्रोग्राम है जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स के लिए इंडियन ओशियन पॉलिसी के अगेंस्ट है। दूसरा है
वाइड शिपिंग एग्रीमेंट है, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ है, कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम को सेटअप किया गया है, मेडिकल सप्लाईज ऑपरेशन सागर 1 और 2 के थ्रू कोविड टाइम्स पे दिया गया था, और दूसरा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो डिप्लॉय किया गया है दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेजर्स हैं हमारे। हम बात करते हैं कुछ और न्यूज़ है दोस्तों। इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल की बात हो रही है, रूट की न्यूज़ को यह है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट की बात हो रही है दोस्तों। बात हो रही है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट की, जो 1972 में इसको साइन किया गया था। तो ये कंसाइनमेंट भेजा गया है फिनिश स्टील प्रोडक्ट का हल्दिया से, जो हल्दिया पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से पांडु आसाम के लिए, पांडु का पोर्ट है आसाम के लिए, वहाँ पर हरी झंडी दिखाकर इसको इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के थ्रू भेजा गया है हल्दिया, जो कि वेस्ट बंगाल में, वहाँ से लेके पांडु तक। अब यह है क्या इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, जो इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड था, ये 1972 की 1972 में साइन हुआ और 2015 में इसको रिन्यू किया गया था फिर अगले 5 सालों के लिए। ऑटोमेटिक रिन्यूअल फॉर ए फर्दर ड्यूरेशन टू 5 ईयर्स। इसके अंडर क्या है, इनलैंड वेसल्स ऑफ वन कंट्री कैन ट्रांजिट थ्रू द स्पेसिफाइड रूट्स ऑफ अदर कंट्री, यानी कि इसके अंदर जितने भी वेसल्स हैं इनलैंड वाले, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाते हैं दोस्तों। अभी देखो कितने वेसल्स हैं, क्या क्या हैं, ये देखते हैं। ये पूरा मैप है, तो इसको दोस्तों यहाँ हल्दिया वेस्ट बंगाल से लेकर यहाँ से ये यूं 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 इस तरीके से यहाँ ये बचा है पांडु तक, पांडु जो कि आसाम में, ये वाला बात हो रही है। आईवीपी रूट के थ्रू आया ही स्टील का जो प्रोडक्ट है। अब ये 2 रूट हैं दोस्तों, एक है प्रोटोकॉल रूट 1, तो ये वाला है सिराजगंज से लेके ये जितने भी हैं आसूगंज राजगंज, ये सब क्या है बांग्लादेश पोर्ट हैं, और ये वाले हैं जो है इंडियन पोर्ट्स हैं, पांडु, सलाइट, करीमगंज, धुबरी, कोलकाता, हल्दिया। तो ये नेशनल वाटर 16 के थ्रू जाता है, नेशनल वाटर फर्स्ट के थ्रू जाता है, ये जो ब्लू वाला इधर, और ये है ये वाला रूट। तो ये सारे जितने भी हैं ये रेड में इतने हैं बांग्लादेश के पोर्ट्स हैं, और ये जो है ये हैं जो है इंडिया पोर्ट्स ऑफ सेल्स हैं। और ये नेशनल वाटर 2 है, ये नेशनल वाटर 2 है दिस वन, ठीक है। बाकी का एक बार और देख लीजिएगा। अब बात करते हैं UN 7 2022-24 की, यूनाइटेड नेशन सिलेक्शन असिस्टेंट एंड असेसमेंट टीम की। पहली बार देखा गया कि 25% महिला पुलिस ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया गया है 69 मेंबर्स पैनल के द्वारा, एंड इट इज लिस्टेड फॉर द UN 7 फॉर यूनाइटेड नेशंस मिशन सर्विस 2022 टू 2024, 2022 से 24 के लिए। जो मेंबर्स हैं बिलोंग टू वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट से आते हैं, एंड ये डिप्यूटेड होंगे, यानी ये यहाँ पर जहाँ पर ये डिप्यूट किया जाएगा इनको इन 5 इंडियन मिशंस अब्रॉड इंक्लूडिंग साइप्रस, साउथ सुडान एंड माली। यहाँ पर इनको डेप्यूट किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर ये इनको मतलब रखा जाएगा, यहाँ पर तैनात किया जाएगा, और ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इट पासिंग ऑफ UN 7 टेस्ट इन द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर डिप्लॉयमेंट विद वेरियस UN मिशंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको पास किया है कि भाई UN 7 के जितने भी डिफरेंट मिशंस होंगे वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा, वहाँ पर इनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं सेंटर मोटर व्हीकल सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2022 की। रूल के अकॉर्डिंग देखें कि 2023 ऑनवर्ड्स, यानी 2023 से ड्राइवर ऑफ ए मोटरसाइकिल शैल इंश्योर फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स विद कैरिंग ए चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 9 months and 4 years ऑन द व्हीकल्स एज ए पिलियन। तो ये जो मेजर्स लेके आई है गवर्नमेंट 2023 से आगे के हैं। सेफ्टी हार्नेस विल बी यूज फॉर अटैचिंग द चाइल्ड टू द ड्राइवर ऑफ द मोटरसाइकिल, यानी सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए उस बच्चे के लिए। ड्राइवर इंश्योर करेगा कि चाइल्ड जो पिलियन है, इट्स अ पैसेंजर मस्ट वियर हिज ओन क्रैश हेलमेट विच फिट्स हिज हेड और वियर बाइसिकल हेलमेट। तो दीज आर थिंग्स अबाउट सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स 2022। अब बात करते हैं CD स्कीम, कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम की। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम टिल 2016 विद आउटले ऑफ 3,179 करोड़ रुपीज़, यानी कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू कैबिनेट ने 3,179 करोड़ रुपये स्कीम को कंटिन्यू रखने के लिए 2026 तक बढ़ा दिया है। ये स्कीम एक्चुअल में क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड,
एज वेल एज जितने भी मैन पावर रिसोर्सेज हैं उनको एनहेंस करना, उनकी ऑगमेंटेशन को बढ़ाना, अनेबल करना। ठीक है, इसके अंदर 2 सब स्कीम है। नंबर 1 सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग, यानी स्टैटिस्टिकल तरीके से उसको मजबूती प्रोवाइड कराना। दूसरा इकोनॉमिक सेंसस के थ्रू मजबूती प्रोवाइड कराना। गिव कंप्लीट काउंट ऑफ ऑल नॉन फॉर्म इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट एंड इट इज़ लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो ये सारे काम किसके हैं? कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम है, जिसको कंटिन्यू करके 2026 तक कर दिया गया है। दैट्स टॉकिंग अबाउट इट। अब बात करते हैं पर्स की। पर्स क्या है? तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए पर्स स्कीम के अंडर ग्रांट किया गया है। क्या ग्रांट किया गया है? इंडियन साइंटिस्ट जो हैं डेवलप करेंगे एक तरीके का ऐसा टूल जो लॉन्ग टर्म मेमोरी कंसोलिडेशन को माइंड में लंबे समय के लिए मेमोरी कंसोलिडेट करने का काम करेंगे। अब पर्स क्या है? ये एक ऐसा फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जो डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कमेंस किया था 2009 में यूनिवर्सिटी सेक्टर्स के साथ मिलकर। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई रिसर्च कैपेसिटी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है उसको मजबूती दिलाना है। और इस ड्यूरेशन का सपोर्ट ड्यूरेशन का टाइम पीरियड है 4 साल, 4 ईयर के लिए होगा। और 75% फंडिंग इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएगी। वहीं 25% होस्ट इंस्टीट्यूशन से आएगी, जो इंस्टीट्यूशन इसमें मतलब जो प्रोवाइड कराएगा, यानी कि एक तरीके से उस यूनिवर्सिटी से आएगी वो जो प्रोवाइड कराएगा, उससे 25% फंडिंग मिलेगी। यह BOT बोन ओसिफिकेशन टेस्ट, यानी जितनी हड्डियां हैं उससे हम एज का पता लगाएंगे लोग, यानी हड्डियों का पता एक्सरे के थ्रू, CT स्कैन्स के थ्रू ये हड्डियों का पता लगाएंगे और हड्डियों के थ्रू उसकी एज के बारे में डिसाइड करेंगे। ये इसलिए लेके आया गया दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेस्ट कैंट बी सेड टू बी एन इनफ्लेबल, कि टेस्ट झूठ नहीं बोल सकता। बिकॉज कई बार होता क्या है, ज़्यादा एज के बच्चे अपनी कम एज के सर्टिफिकेट या इस तरीके से बना के जो क्राइम करते हैं वो जुवेनाइल को क्लेम करते हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स में जाने के लिए क्लेम करते हैं। सो इट कैन नॉट बी द सोल बेसिस टू डिसाइड द एज ऑफ एन एक्यूज। ये सिर्फ BOT जो है एक अकेला बेस नहीं हो सकता है जो एक्यूज की एज बनाने का, भाई जुवेनाइल में है या नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि टेस्ट कैन नॉट बी सेड टू बी एन इनफ्लेबल, इसलिए BOT जरूरी हो गया है। एक ऐसा डिटर्मिनेशन टेस्ट है जो पर्सन्स की एज के बारे में बताएगा, उसकी असेसमेंट करेगा बोन के बेस पर, हड्डियों के बेसिस पर, और एक्सरे और CT स्कैन के थ्रू। अब बात करते हैं प्लूटोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की। क्या है? यू कैन सी हियर यार, प्लूटोज के बारे में पढ़ सकते हो। देखो इथियोपिया की बात करते हैं, प्लेस इन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इथियोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा, और इथियोपिया की पार्लियामेंट ने इस लिफ्टेड ए स्टेट इमरजेंसी इम्पोज व्हेन टिग्रियन रिबल्स, जो टाइग्रियन रिबल्स हैं, थ्रेटन टू एडवांस ऑन द कैपिटल, उनकी कैपिटल के लिए एक थ्रेट बना हुआ है, इसलिए उन्होंने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है इथियोपिया की पार्लियामेंट ने। इसको जो सिचुएटेड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड है दोस्तों। हॉर्न ऑफ अफ्रीका दैट इज कॉल्ड सीड, क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। ठीक है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती एंड इरिट्रिया दैट इज कॉल्ड सीड। जिबूती, डी फॉर जिबूती। इसके जो बॉर्डर नेशंस हैं, इरिट्रिया नॉर्थ में है, जिबूती नॉर्थ ईस्ट में, सोमालिया ईस्ट में है, केन्या साउथ में, और साउथ सुडान और सुडान वेस्ट में। यहाँ मैप में आप पूरी तरीके से देख सकते हो। गल्फ ऑफ एडन और इसमें रेड सी के आसपास पड़ता है। क्लाइमेट इसका है वेरीज टेम्परेचर इन हाईलैंड टू हॉट एंड लोलैंड्स। माउंट रास डिजन इसका हाईलाइट पॉइंट है। डेंकाली डिप्रेशन इसका लोएस्ट पॉइंट है। डेंकल बिगेस्ट लेक है लेक ताना, जो ब्लू नाइल का सोर्स है, ब्लू नदी का भी सोर्स है लेक ताना। और जो मेजर रिवर्स हैं, ब्लू नाइल है, ओमो है, आवास है, ये हैं सारी। अफ्रीकन यूनियन एंड द यूनियन नेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स हैव देयर हेडक्वार्टर इन आदिस अबाबा। जो अफ्रीकन यूनियन है और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आदिस अबाबा है। इसलिए इथियोपिया थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब बाकी बात श्री गुरु संत रविदास और वेलू न्याचार के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आई सो गैस बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था। 16-17 फरवरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।